बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न तर्जमा निगारी के हवाले से ये हमारा उर्दू में तर्जमा के जो असूल हैं उसके हवाले से हमारा एक लेक्चर हो चुका है। ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि ग्रामर के हवाले से मुख्तलिफ़ अस्मा और अज़ाफ़त जो हैं उनके तराजम करते वक्त किन असूलों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले है अस्माए मारफा। ये 2 किस्म के हैं। नंबर 1 अस्माए अशख़ास और दूसरा अस्माए मकामात। अस्माए अशख़ास के मुतल्लिक़ ये असूल है कि असल ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़ का इत्तिबा ज़रूरी नहीं, बल्कि क़ता बरीद के बाद उसे अपनी ज़ुबान में ढाला जा सकता है। मसलन अरिस्टोटल, पटोलमी, ओक्रेट्स और प्लेटो बलतरतीब अरस्तु, बतलीमूस, सुकरात और अफलातून कहेंगे। इस बाब में ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले मुतरज्जम अंग्रेज़ी अस्माए अशख़ास को तर्जमा करते वक्त उसका सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम करें और देखें कि हमारी ज़ुबान इस तलफ़्फ़ुज़ की मुतहम्मिल हो सकती है कि नहीं। अगर ऐसा मुमकिन है तो असल तलफ़्फ़ुज़ से बढ़कर क्या अच्छाई होगी, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो क़ता बरीद में तकल्लुफ़ ना बरतें। अब ऐसे अस्माए अशख़ास जिनके अमलाओ तलफ़्फ़ुज़ में कुछ फ़र्क नहीं, मगर हमारी ज़ुबान उनके शकल के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसलन अरिस्टोटल, इसका तलफ़्फ़ुज़ अंग्रेज़ी में भी यही है और इसमें जितने हरूफ हैं सब ज़रूरी भी हैं, ना कोई ज़ायद है ना साकत अज़ आवाज़ा, मगर उर्दू में आने की सलाहियत से महरूम है। कदीम अरब में इसे अरस्ता तालीम कहा गया और अब सिर्फ अरस्तु रह गया। इसे उर्दू में भी बेतकल्लुफ़ बरता जा सकता है, यानी हम इसे अरिस्टोटल नहीं उर्दू में अरस्तु कहते हैं। अगला जी अस्माए मकामात। अरबीदा हज़रात जानते हैं कि मार्सेल्स का फसी तलफ़्फ़ुज़ क्या है और ब्रज़ल्स को क्या कहेंगे, मगर हमारे यहाँ मार्सेल्स और ब्रसल्स ये ही चलता है, जबकि जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वो मार्सेल और ब्रोसेल है। क्या ये अजीब नहीं कि हमारा बच्चा यानी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो रोस्टिया और डेमीटा के नामों से वाकिफ़ है, लेकिन नहीं जानते कि ये रशीद यानी जो रोज़िटा है रशीद से और दमियात यानी डमीटा जो है वो दमियात की बिगड़ी हुई शक्लें हैं। यही मामला सूडान का है। अरबी में असवद के मायने स्याह के हैं, वहीं से सूडान बना था, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ डाल तो बोल सकते हैं, दाल नहीं कह सकते, सो सूडान बन गया। अव्वल जिस किसी ने भी इंग्लैंड के लिए इंग्लिस्तान तराशा था, उसने एक सांचा फ्राहम कर दिया था। जिन मुल्कों के आखिर में लैंड है उन सब का तर्जमा सतान किया जा सकता था, लेकिन इसकी तकलीद ना की गई जो ज़रूरी थी। और इसकी एक और सूरत भी है, और वो ये कि स्कॉटलैंड के लोग स्कॉच कहलाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की बजाय उनको स्कॉटलैंड की बजाय स्कॉचिस्तान कर लिया जाए ताकि एक असूल की पैरवी हो। इसी तरह पोलैंड से पोलिस्तान हो जाएगा और हॉलैंड से हॉलिस्तान। इस्माए नकरा, इससे मुतल्लक़ लुग़त की किताबें और अल्फाज की फ़रहंगें हमारी मददगार साबित हो सकती हैं। जो बाकी रह जाएं उनके लिए लफ्ज़ वज़ा किए जा सकते हैं। अलबत्ता ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि मुतरज्जम वही लफ्ज़ इंतख़ाब करे जो सियाक़ के लिहाज से मौज़ू और सबाक़ के एतबार से मुनासिब हो। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में लाइन है, डॉक्टर फेलन की डिक्शनरी में इसके मायने हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 रस्सी, डोर, धागा,
नंबर 2 लकीर, ख़त, धारी, रेखा, जदवल, कशश। नंबर 3 रियाजी, ख़त, लकीर। जहाँ तक ऐसे अस्माए नकरा का ताल्लुक़ है जो उर्दू में रच बस गए, मसलन कॉलर, स्कूल, कॉलेज, सिगरेट, सिगार, टाली, बूट वगैरह, तो उनके मुतल्लिक़ कतन किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं, उन्हें इसी तरह बोला और लिखा जाना चाहिए। हवाई जहाज़ की जगह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ त्यारा बहुत मुनासिब सही, लेकिन उर्दू में राइज नहीं हो सका, चाहे इसे हवाई जहाज़ ही कहना चाहिए। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि इस मामले में अगर तलफ़्फ़ुज़ की तक़लीद जायज़ नहीं, इन अल्फाज को इसी सूरत में बरता जाना चाहिए जिस सूरत में वो उर्दू में आए। आगे जी हमारा टॉपिक है अस्माए मादा। जो असूल अस्माए नकरा के मुतल्लिक़ वज़ा किए गए उनका तलाक़ यहाँ भी मुमकिन है, चूँकि अस्माए मादा का इस्तेमाल ज़्यादा तो उलूम तबई, तजारत और सनत हरफत में होता है। इसलिए लाज़िम है कि मुतरजमीन सनती अदारों में अवामी सतह पर बरते जाने वाले अल्फाज व इस्तिलाहात पर निगाह रखें और देखें कि सीधी सादी और बेतकल्लुफ़ ज़ुबान में ये अल्फाज क्यों कर बरते जाते हैं। यूँ मुतरजम को अपने तौर पर बहुत कम तसर्रुफ़ करना पड़ेगा। इस बाब में हमारी ज़ुबान मुतरजमीन की शर्मिंदा हसान नहीं है, बल्कि फ्लेनल को प्लालैन और लैंटर्न को लालटेन बनाने वाले आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मज़दूर हैं। हमारे यहाँ का मामूली और नाख्वानदा सिपाही कमांडिंग को कमान और बारक को बारक कहता है। जलील कदवाई लिखते हैं, जिस ज़माने में सैयद रास मसूद मरहूम नाज़म तालीमात हैदराबाद दक्कन चंद दिन के लिए दारुल तर्जुमा के काम की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे, उन्होंने लफ्ज़ वाटर शेड के लिए उलमा और तजर्बाकार मुतरजमीन की तरफ से तर्जुमा किए हुए लफ्ज़ वाटर शेड फसेले आप को नापसंद किया, इसलिए कि वो सकील था, मगर उन्हें यकीन था कि कोई आसान मुस्तमिल लफ्ज़ इस मफ़हूम के लिए मिल जाएगा, और यही हुआ। एक बार वो अपने दौरे पर एक ऐसे इलाके से गुज़रे, यहाँ लोगों ने इसके लिए पंडाल का लफ्ज़ बताया। वो चूक पड़े और खुशी खुशी इस लफ्ज़ को कबूल किया। कितना अच्छा और प्यारा मरकबे लफ्ज़ था, वाटर के लिए पानी का पुन और शेड के लिए ढाल। ये वाक़या इस ज़बानी शहादत में मौजूद है जो उन्होंने देसी ज़बानों को ज़रिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल करने, ख़ुसूसन उर्दू को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़रिया तालीम बनाने की हालत में फ़ादर बलीतर कमीशन के सामने अक्टूबर 1923 में बम्बई में दी थी। इस्माए मजमुआ। इस बाब में उर्दू अंग्रेज़ी दो ज़ुबानों में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं पाया जाता। यहाँ अंग्रेज़ी की आमियाना तकलीफ भी निभ जाती है। अस्माए मजमुआ कलेक्टिव नाउन की एक शिक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ऐसी है जिसमें हमारे मुतरजमीन से अक्सर लग़ज़िश हो जाती है। मसलन अंग्रेज़ी में लफ्ज़ कमेटी जमा भी है और मुफरद भी। जब मुफरद है तो कलेक्टिव इसम मजमुआ कहलाता है, और जब जमा है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड नाम पाता है, मगर उर्दू में ये लफ्ज़ हमेशा मुफरद बोला जाता है। आगे है जी वाहद जमा। उर्दू में दो किस्म की जमे मुस्तामिल हैं। आगे है जी वाहद जमा। उर्दू में दो किस्म की जमे मुस्तामिल हैं, नंबर 1 फ़ाइली और नंबर 2 गैर फ़ाइली या जमा मुग़य्यरी। नंबर 1 जमा फ़ाइली वो है जिसके बाद हरूफ मुग़य्यरा में से कोई हर्फ नहीं होता, और जमा गैर फ़ाइली या जमा मुग़य्यरी वो है
جس کے آخر میں حروف مغیرہ میں سے کوئی حرف ہوتا ہے۔ مثلا مندرجہ ذیل حروف مغیرہ ہیں: میں، سے، پر، تک، کا، کے، کو، پر وغیرہ۔ اگلا جی ہمارا اصول ہے جمع فاعلی کیسے بنایا جائے۔ جمع فاعلی بنانے سے پہلے یہ دیکھنا لازم ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو یہ دیکھنا فرض ہے کہ اس کے آخر میں الف ہے کہ نہیں۔ اگر الف ہے تو ساکت ہو جائے اور اس کی جگہ جائے مجہول یعنی یہ بڑی یہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ مثلا بیٹا سے بیٹے، لڑکا سے لڑکے ہو جائے گا۔ اگر آخر میں الف نہیں ہے بلکہ کوئی اور حرف ہے تو وہ لفظ اپنی اصل صورت میں قائم رہے گا، اس میں کسی طرح کا تصرف جائز نہیں۔ مثلا مکان، پتھر، درخت، گھر، صندوق، آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسم، معرفہ، نکرہ اور دوسرے اضافت جو ہیں اس کے حوالے سے کیا اصول ہیں، ہم نے کس طرح ترجمہ کرتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پارٹ 2 بھی آپ کو فن ترجمہ کے اصولوں کے حوالے سے یہ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔